गुड मॉर्निंग इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन और यहां पर सबसे पहले बात कर्नाटक की करते हैं। यहां पर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे कर्नाटक के पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा आखिरकार इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो शुक्रवार को बेंगलुरु पहुंचकर अपना इस्तीफा देंगे और उन पर आपको बताएं कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। उस कॉन्ट्रैक्टर ने उन पर खुदकुशी से पहले भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। करीब 2 दिन तक इस्तीफा न देने पर अड़े रहे पंचायती राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा को आखिरकार इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा। आज मैं मुख्यमंत्री से और हमारा बहुत परिवार के नेताओं से सबसे मैं बातचीत किया है। उन सबको कोई भी तकलीफ मत आना, इसलिए मैं आज मुंबई के पास बातचीत किया है। कल शाम वो वापस बेंगलोर आएगा। उस समय में मैं मेरा मंत्री स्थान को इस्तीफा देने के लिए डिसीजन लिया है, उनको भी बोला है। इसके साथ ही ईश्वरप्पा के समर्थक सड़क पर आ गए। कांग्रेस नेताओं के पोस्टर पर हमला बोलकर भड़ास निकाली। हालांकि ईश्वरप्पा ने कहा कि पार्टी को शर्मिंदगी से बचाने के लिए वो इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन उन पर दबाव इसलिए भी बढ़ा था क्योंकि कर्नाटक में शनिवार से राज्य कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। ईश्वरप्पा के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल सड़कों पर पहले से ही हैं। हम 24 घंटे के धरने पर बैठे हैं। ईश्वरप्पा को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। 16 तारीख से हम सभी जिलों में प्रदर्शन करेंगे। 16 you'll go to districts. ईश्वरप्पा को एक कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल ने अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था, इस आरोप के साथ कि 4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उसने पूरा किया और जब पैसे मांगे तो ईश्वरप्पा और उनके सहयोगियों ने 40% कमीशन मांगा। खुदकुशी के लिए संतोष को उकसाने के आरोप के साथ ईश्वरप्पा पर एफआईआर दर्ज की गई है, उनके 3 और सहयोगियों के साथ। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन कॉन्ट्रैक्टर संतोष के साथ खड़ा है और एसोसिएशन ने कई और मंत्रालयों में भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगाया है। बीजेपी की एक और मुश्किल है, जो आरोप ईश्वरप्पा पर लग रहे हैं 40% कमीशन का, ऐसे ही आरोप कई दूसरे मंत्रालयों पर भी लग रहे हैं। ऐसे में फिलहाल पार्टी डैमेज कंट्रोल मोड पर है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक सरकार के मंत्री ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में धरना जो है वो भी दिया गया। कल भी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व में कांग्रेसी विधायक धरना देते रहे। कर्नाटक के बाद अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर हटाने के मुद्दे पर एमएनएस और शिवसेना आमने सामने आ गए हैं। एमएनएस ने कुछ दिन पहले सेना भवन के सामने हनुमान चालीसा पाठ जो है वो बजाया, तो कल रात के अंधेरे में सेना भवन के सामने राज ठाकरे का टोपी पहने फोटो लगाकर उनकी भूमिका पर सवाल उठाया। हनुमान चालीसा पाठ का जवाब है। एमएनएस कह रही है कि चोरी छिपे रात के अंधेरे में बैनर लगाकर भाग जाना मर्दों वाला काम नहीं है। आपने उद्धव साहब का अगर फेसबुक लाइव देखा रहेगा ये कोरोना के पीरियड में, तो बार बार कहते थे हम मर्द है, हम मर्द है, हम मर्द है, और हर सभा में कहते हैं हम मर्द है, मर्द है। ये मर्दों वाली तो हरकत है नहीं कि रात के छिपे बैनर लगाओ और भाग जाओ। जिस दिन खुलेआम बात करेंगे उस दिन खुलेआम जवाब देंगे। हमको तो ये चीज, हमने जो भी चीज की है खुलेआम की आहे। पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के दिन शिवाजी पार्क की सभा में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने की मांग की और नहीं हटाने पर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की। 10 अप्रैल को सेना भवन के सामने हनुमान चालीसा बजाकर हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को घेरने की कोशिश भी की,
जिसके बाद से दोनों पार्टियां एक बार फिर से आमने सामने हैं। राजनीतिक मंच के ऊपर से इस प्रकार से घोषणाएं होती है, लेकिन सरकार सरकार होती है। ठाकरे सरकार है, इस राज्य को गृह मंत्री है, एक मजबूत सरकार है, बहुमत वाली सरकार है और सरकार को मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई आकर आनंद फानंद में बोल जाता है और कानून की भाषा हमको सिखाने की बात करता है, तो ठीक है, उनका आनंद उनको लेने दो। 10 अप्रैल को सेना भवन के सामने हनुमान चालीसा बजाने पर एमएनएस के यशवंत किल्लेदार को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद यशवंत किल्लेदार ने अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर 16 अप्रैल को सेना भवन में हनुमान चालीसा पाठ करने देने की मांग कर डाली है। मतलब साफ है, एमएनएस ने हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को घेरना जारी रखा है। अब तो राज ठाकरे ने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि 3 मई तक, क्योंकि रमजान है और 3 मई को रमजान ईद है, तो 3 मई तक अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो उनके लोग फिर से जाके मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बढ़ाएंगे। यानी एक तकरार और तनाव कहीं न कहीं बढ़ता जा रहा है। बहरहाल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये राजनीतिक टकराव और भी आगे बढ़ेगा, लेकिन डर है कि ये राजनीतिक टकराव कहीं सांप्रदायिक तनाव में न फैल जाए। इस बात को लेकर सरकार, प्रशासन और पुलिस सभी चिंतित है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ शाह, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दौरान भड़की हिंसा में कई लोगों के घर जला दिए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा कि जिन लोगों के घर जले हैं उन्हें सरकार फिर से बनवाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने घर जलाए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। खरगोन में गरीबों के घर जल गए भाई, अनुसूचित जाति के लोग भी थे, छोटे छोटे मकान, घर जला दिए। अब बताइए, ऐसे लोग जिन्हें घर जलाए उन पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घर जलाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जिनके घर जले वो चिंता नहीं करें, मामा फिर से घर बनवाएगा, फिर से खड़ा करेंगे, हम चिंता नहीं करें। अभी तो हम करेंगे, लेकिन बाद में जिनने जलाए हैं उनसे ही वसूल करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खरगोन में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने पर सवाल उठाए हैं। आप बताइए, किसने अधिकार दिया आपको? ये अधिकार तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होता है कि आप बिना कोई तफ्तीश के, बिना किसी को दोषी ठहराए हुए आप जाके किसी का मकान तोड़ दो। आप बताइए क्या बीतती होगी जो निर्दोष भी है उसके अंदर। एक तरफ हमें कहते हो करौली के अंदर निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, और एक तरफ क्या वो निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या राजस्थान सरकार जाके उनके मकान को, क्योंकि अरेस्ट हो गए हैं, उनके मकान को बुलडोजर चला दो उसका पर। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि दिल्ली में जो धर्म संसद हुई थी उसमें नफरती भाषण नहीं दिए गए थे, लिहाजा हेट स्पीच का केस जो है वो बंद किया जाता है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने सारे वीडियो देखे और उसमें मुसलमानों का नरसंहार करने जैसी कोई बात नहीं है। मामले की अगली सुनवाई अब 22 अप्रैल को होनी है। पिछले साल दिल्ली में हुई धर्म संसद को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन अब दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस दौरान हेट स्पीच नहीं दी गई, इसलिए केस बंद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में पुलिस ने कहा है कि धर्म संसद में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई नफरती भाषणबाजी नहीं हुई। धर्म संसद के वीडियो व अन्य सामग्री की गहन जांच में पाया गया कि किसी समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच नहीं दी गई। दिल्ली की घटना में वीडियो क्लिप में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कोई बयान नहीं है, इसलिए सभी शिकायतों को बंद कर दिया गया है। भाषणों को पूरे मुस्लिम समुदाय के नरसंहार के लिए खुला आह्वान नहीं कहा जा सकता है। इधर हरिद्वार धर्म संसद के मामले में उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इस मामले में 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से 3 चार्जशीट दाखिल कर दी गई हैं। हम मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे, लेकिन इसके उलट दिल्ली पुलिस याचिकाकर्ताओं पर ही सवाल उठा रही है। पुलिस के मुताबिक वो साफ हाथों से नहीं आए हैं। हैरानी की बात है कि याचिकाकर्ताओं ने पुलिस में शिकायत नहीं दी, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जो पहले ही केसों के बोझ में है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार से भी इस मामले में जवाब तलब किया है। इस मामले में 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है। वहीं याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि दिल्ली पुलिस के इन दावों का जवाब अदालत में दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की असली परीक्षा अब अदालत में होगी, जब उसे सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करना होगा, साथ ही साथ ठोस दलीलें भी रखनी होंगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव,
एनडीटीवी इंडिया। अब बात कोरोना की करते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। कल यहां पर 325 नए मामले आए। हालांकि राहत की बात यह रही कि यहां कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। फिलहाल दिल्ली का जो संक्रमण दर है वो 2.39% है और 3 मार्च के बाद यानी 40 दिन बाद दिल्ली में कल कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने डीडीएमए की बैठक भी बुलाई है और ये बैठक 20 अप्रैल को होनी है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के लिए नए निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि स्कूल में कोरोना का कोई भी केस आते ही तत्काल शिक्षा निदेशालय को सूचित कर स्कूल को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए। साथ ही कहा गया है कि सभी मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को सैनिटाइज किया जाए और बच्चों को कार्यकर्ताओं को कोरोना को लेकर जागरूक किया जाए। साथ ही शिक्षा निदेशालय ने नियमों के सख्ती से पालन करने की हिदायत भी दी है। तो एसओपीज जो है वो जारी किए गए हैं स्कूलों के लिए। जिस तरीके से पिछले 40 दिनों बाद जो है दिल्ली में मामले बढ़ते हुए दिखे हैं, उसके हिसाब से एहतियाती तौर पर कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और इसमें तमाम जो कोरोना से बचाव के उपाय होते हैं उनको सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है। बच्चों को इस बात की जानकारी देने के लिए भी कहा गया है और अगर कोई कोरोना का केस किसी स्कूल में आता है तो थोड़े वक्त के लिए उसको बंद करने के लिए और उसकी जानकारी देने के लिए कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि सभी मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें। उधर रूस यूक्रेन युद्ध के असर से जूझ रही अर्थव्यवस्था और बढ़ती खाद्य महंगाई के इस दौर में अब एक राहत की खबर भी है और वो है मानसून को लेकर। इस साल मानसून सामान्य रहेगा, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अब तक का सबसे अहम बने हुए कृषि क्षेत्र का संकट कुछ कम हो सकता है। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान जून से सितंबर के बीच देश में औसतन सामान्य बारिश का पूर्वानुमान है। गुरुवार को मौसम विभाग का जो अनुमान आया है उसके मुताबिक इस साल जून से सितंबर के बीच मानसून की बारिश औसत का 99% रहेगी। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भागों के कुछ क्षेत्रों और सटे मध्य भारत, हिमालय की तलहटी और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है, जबकि पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, उत्तर भारत और दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्सों में सामान्य से नीचे बारिश का पूर्वानुमान है। दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन 2022 के दौरान इस साल जून से सितंबर महीने के बीच सामान्य बारिश का पूर्वानुमान है। एनडीटीवी से बातचीत में मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल ने माना इस साल मानसून सीजन के दौरान जलवायु परिवर्तन का असर दिखेगा। जून से सितंबर के बीच कुछ हफ्तों बारिश रुक सकती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको लगता है कि उसका असर दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन में भी दिखेगा इस बार? क्लाइमेट चेंज के असर दक्षिण पश्चिम मानसून के ऊपर जरूर है। हमारा जो एनालिसिस है इससे पता चलता है कि नंबर ऑफ डेज ऑफ वेरी हेवी रेनफॉल इवेंट्स आर इंक्रीजिंग और नंबर ऑफ डेज ऑफ लाइट रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल आर डिक्रीजिंग, इवन दो टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और दूसरी कमोडिटीज की बढ़ी हुई कीमतों के असर से जूझती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान सामान्य बारिश का पूर्वानुमान एक राहत की खबर जरूर है। हालांकि उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत के कुछ इलाकों में औसत से कम बारिश का पूर्वानुमान वहां के किसानों के लिए एक चुनौती जरूर साबित हो सकता है। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। रूस का एक जंगी जहाज मॉस्कवा काला सागर में डूब गया है। यूक्रेन का दावा है कि उसके मिसाइल के हमले में इस युद्धपोत को नुकसान पहुंचा है। वहीं यूक्रेन का कहना था कि नेपच्यून मिसाइल से मॉस्कवा पर हमला किया गया था। इधर रूस ने मॉस्कवा युद्धपोत नष्ट होने की बात तो मानी है, लेकिन इसकी वजह कुछ और ही बताई है। रूस का कहना है कि यूक्रेन के हमले से मॉस्कवा को नुकसान नहीं पहुंचा। रूस का कहना है कि युद्धपोत पर रखे गोला बारूद में विस्फोट हो गया था, जिससे उसमें आग लग गई थी और रूस ने यह भी कहा कि युद्धपोत पर सवार सभी लोगों को बचा लिया गया है।
यूक्रेन का बोरोदियांका शहर रूसी हमले में बुरी तरह से तबाह हो गया है। रूसी हमले में बोरोदियांका में कई लोगों की मौत हुई है और हर जगह यहां पर तबाही का मंजर है। ये शहर कई दिनों तक रूसी सेना के कब्जे में रहा। यहाँ की ज्यादातर आबादी विस्थापित हो चुकी है और जो रह गए हैं वो पूरी तरह दूसरों की मदद पर आश्रित हैं। न उनके पास खाने पीने का बंदोबस्त है और न ही रहने का कोई ठिकाना है। बोरोदियांका में हर तरफ जली हुई इमारतें नजर आती हैं। टूटे हुए घरों में बच्चों के बिखरे हुए खिलौने दिखते हैं। लगभग खंडर बन चुके इस शहर को फिर से खड़ा करने की कोशिशें भी यहाँ पर अब शुरू हुई हैं। इसके लिए टूटे हुए घरों के मलबे हटाए जा रहे हैं। हमारे सीनियर एडिटर उमाशंकर सिंह बोरोदियांका पहुंचे हैं, जहां से उन्होंने एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। यूक्रेन का शहर बोरोदियांका, जहां हम खड़े हैं अभी जिस मलबे पर, वो कभी किसी का घर था, किसी का संसार था, लेकिन अब ये पूरी तरह से उजड़ चुका है, मलबे के ढेर में बदल चुका है। और यहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से इस युद्ध ने यहाँ जान माल का नुकसान किया है और किस तरीके से ये जो पूरा इलाका है वो एक तबाही का एक मंजर पेश करता है। कोई भी घर ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता जहाँ जले का निशान ना हो, जहाँ पे शेलिंग की वजह से जो क्षति है वो ना पहुँची हो। और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये भी एक कोई कमरा था कभी, जहाँ ये जो खिलौना है बच्चे का वो था। जाहिर सी बात है कि इस परिवार में बच्चे भी थे, बड़े भी थे। उनकी हालत क्या हुई, वो किस स्थिति में अभी हमें नहीं पता। जो यहाँ नज़र आ रहा है वो सिर्फ ये कि पूरा का पूरा संसार जो है लोगों का उजड़ चुका है। तबाही का आलम ऐसा है कि अब ये कब से फिर से पटरी पे यहाँ जीवन लौटेगा ये पता नहीं। ज़रूर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो क्रेन है वो काम कर रहा है, जो बुलडोज़र हैं वो मलबों को हटाने का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ की आबादी यहाँ से जा चुकी है। कुछ एक लोग ही यहाँ शहर में नज़र आते हैं और जो लोग यहाँ पे हैं उन तक राहत पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, खाना पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो लोग यहाँ से चले गए हैं वो या तो दूसरे शहर में गए हैं यूक्रेन के, या फिर यूक्रेन छोड़कर पोलैंड जैसे देश में चले गए हैं, जहाँ अपनी जान बचाकर वो वहाँ पे नए सिरे से एक जीवन की शुरुआत कर रहे होंगे। उनको कब लौटना होगा यहाँ पे, कब वो लौट पाएंगे ये कुछ नहीं पता। इतना ज़रूर है कि रूसी सैनिक यहाँ से लौटने के पहले इस पूरे इलाके में माइंस बिछा गए हैं। कहाँ किसके कदम पड़ेंगे और उसके बाद क्या होगा ये कुछ नहीं पता। तो आशंकाओं के बीच और इस तरह के डिवास्टेशन के बीच, इस तरह की तबाही के बीच जो है वो शहर फिर से पनपने की कोशिश कर रहा है। युद्ध की जो आशंका है या युद्ध का जो ख़तरा है अभी ख़त्म नहीं हुआ है। रूसी सैनिक बेशक यहाँ से चले गए हैं, लेकिन वो दूसरे इलाकों में कूच कर रहे हैं, डॉनबास के इलाके में कूच कर रहे हैं। मारियोपोल जैसे शहर को उन्होंने अभी भी अपने डोमिनेंस में रखा हुआ है। तो जहाँ से वो चले गए हैं और जिन इलाकों में अब यूक्रेन का दोबारा से एक दबदबा, एक कब्ज़ा दोबारा से हो गया है, वहाँ जिस तरह की स्थितियाँ और जिस तरह की कहानियाँ निकलकर सामने आ रही है वो एक भयावह मानवीय त्रासदी कहती है। और ये जो बोरोदियांका है उसी की एक बड़ी मिसाल है जहाँ से हम आपके लिए तस्वीर लेकर आ रहे हैं। और एक आखिरी बात कि क्योंकि ये इलाका था जहाँ पे बड़ी तादाद में रूसी सैनिक जो थे वो जमा थे, क्यों में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं घुस पाए क्योंकि बहुत मजबूत जो टक्कर है उनको यूक्रेनी सेना की तरफ से मिली और वो यहीं से लौटने को या इन इलाकों से लौटने को मजबूर हुए। लेकिन जाते जाते जिस तरह की लड़ाई हुई उसमें अब जो बर्बादियों के निशान है उसको कवर करने के लिए देखिए दुनिया के पत्रकार भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं और वो अपने संस्थानों के ज़रिए, चैनलों के ज़रिए और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए इस तबाही के आलम को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। हम आपके लिए ये तस्वीर बोरोदियांका से लेकर आए हैं। अपने सहयोगी विष्णु सोम और कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। यूक्रेन के बोरोदियांका का ये हाल है कि कोई भी इमारत यहाँ पर सही सलामत नहीं बची है। जहाँ तक नज़र जाती है बर्बादी के निशान ही दिखाई पड़ते हैं। रूसी आक्रमण में बर्बाद हो चुके यूक्रेन के शहर बोरोदियांका में इस वक्त हाई प्रोफाइल विजिट्स चल रही हैं। यहाँ इंटरनेशनल से लेकर नेशनल स्तर के तमाम जो अधिकारी और नेता हैं वो यहाँ मुआयना कर रहे हैं। हमारे पीछे जो हैं वो यूक्रेन के पार्लियामेंट के प्रमुख हैं और यहाँ वो अपने अमले के साथ जो क्षति हुई है यहाँ उसका मुआयना करने पहुँचे हैं। इंटरनेशनल मीडिया के साथ वो बातचीत कर रहे हैं और ये जो आलम है ये है बोरोदियांका का, जहाँ
कोई भी इमारत जो है वो साबुत नहीं बची है, हर तरफ बर्बादी के निशान हैं। और इसलिए यहाँ पे हर कोई पहुंचकर जो नुकसान है उसका मुआयना कर रहा है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किस तरीके से रूस ने यहाँ पे अत्याचार किया, वार क्राइम की जो शिकायतें हैं उसको लेकर जो तमाम जांच है, पड़ताल है, वो चल रही है। लोगों से यहाँ बातचीत किया जा रहा है और ये पूरा जो शहर है वो अभी ख़ास इस बात के लिए दुनिया की निगाह में है क्योंकि रूसी सैनिकों ने यहाँ रहते हुए जिस तरह की तबाही यहाँ पे बरपाई है और जिस तरीके से यहाँ पे मलबे की सफाई का काम चल रहा है। लोग तो यहाँ से निकल चुके हैं ज़्यादातर, कुछ एक यहाँ पे निवासी जो है वो बचे हुए हैं अपने टूटे हुए घरों के साथ। और इंटरनेशनल मीडिया जो है लगातार यहाँ पर उसकी आवाजाही जारी है और हर कोई देखना और दिखाना चाहता है कि आखिरकार इस शहर को हुआ क्या है और किस तरह से जंग में ये शहर जो है वो बर्बाद हुआ है। उमाशंकर सिंह, बड़ौदा, यूक्रेन, एनडीटीवी इंडिया। एलन मस्क जैसे कई लोग इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाते आए हैं और ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक लोगों से आप चाहें तो अब मुलाकात भी कर सकते हैं और सेल्फी भी उनके साथ खींच सकते हैं, जैसे हमारे संवाददाता परिमल ने की है। दिल्ली में खुले प्रधानमंत्री संग्रहालय में आप ये सब कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन हुआ और पीएम मोदी ने इसका टिकट जो है वो खरीदा। पसंदीदा प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी, ये जोन भी यहाँ पर बनाया गया है और संग्रहालय में ऐसे बहुत सारे जोन हैं जहाँ पे आप जितने प्रधानमंत्री हैं वर्तमान से लेकर पूर्व के, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं मॉनिटर पे और उनके साथ यहाँ पर बैठकर सेल्फी ले सकते हैं और उसको सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि वो आप सेल्फी जो है वो कैप्चर हो जाती है और आपके मेल पर भी पहुँच जाएगी। आप देखिए लाल बहादुर शास्त्री के साथ यहाँ पर मैंने अपनी सेल्फी ली है। हमारे साथ विनीता जी हैं। मैम, आप असिस्टेंट क्यूरेटर हैं यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा अगर बताएं कि क्या क्या चीज़ें, किस किस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे देखिए, हमारे प्रधानमंत्री संग्रहालय की सबसे खास बात है जिस सेक्शन में आप हैं, इसको हम बोलते हैं अनुभूति सेक्शन, जो बच्चों के लिए है। आजकल के बच्चे डिजिटली कितने साउंड हैं, इंटरैक्टिव पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जैसे आपने देखा सेल्फी विद पीएम, अब हम आ गए हैं स्ट्रोल विद योर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, वॉक विद पीएम, जिसमें आप देखेंगे कि आप अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री के साथ पार्लियामेंट के आगे एक वॉक कर सकते हैं और अपने साथ वो छवि ले जा भी सकते हैं या वीडियो ले जा सकते हैं। जी, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप और अब बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। इस युद्ध में यूक्रेन में बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अब जो खबर है वो रूस को नुकसान होने की है। रूस का एक जंगी जहाज मॉस्को काला सागर में डूब गया है और यूक्रेन का दावा है कि उसके मिसाइल के हमले में इस युद्धपोत को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का कहना था कि नेपच्यून मिसाइल से मॉस्को पर हमला किया गया था। उधर रूस ने मॉस्को युद्धपोत नष्ट होने की बात तो मानी है, लेकिन इसकी वजह कुछ और ही बताई है। रूस का इसको लेकर कहना है कि यूक्रेन के हमले से मॉस्को को नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि युद्धपोत पर रखे गोला बारूद में विस्फोट हो गया था, जिससे जो है इस युद्धपोत को नुकसान पहुंचा और इसमें आग लग गई थी। रूस ने यह भी कहा कि युद्धपोत पर सवार सभी लोगों को बचा लिया गया है। तो इस लड़ाई को 51वां दिन है और अब भी जो लड़ाई है जारी है रूस और यूक्रेन के बीच। लेकिन इससे जो नुकसान हुआ है यूक्रेन में, उसकी तस्वीरें अब जो है वो सामने आ रही हैं। यूक्रेन का बोरोद्यांका शहर है जहां पर रूसी हमले में बुरी तरह से तबाही मची है। रूसी हमले में बोरोद्यांका में कई लोगों की मौत हुई है और हर जगह पर यहां तबाही का मंजर है। ये शहर कई दिनों तक रूसी सेना के कब्जे में रहा था और यहाँ की ज़्यादातर आबादी विस्थापित हो चुकी है और जो रह गए हैं वो पूरी तरह से दूसरों की मदद कर रहे हैं। न उनके पास खाने पीने का बंदोबस्त है और न ही रहने का कोई ठिकाना बचा है, क्योंकि बोरोद्यांका की लगभग हर इमारत पर जो है हमले के निशान हैं। बोरोद्यांका में हर तरफ जली हुई इमारतें हैं और टूटे हुए घरों में बच्चों के खिलौने तक जो है वो जले हुए पड़े हुए नजर आते हैं। लगभग खंडर बन चुके इस शहर को फिर से खड़ा करने की कोशिश भी यहाँ पर शुरू हुई है, कोशिश की जा रही है और इसके लिए टूटे हुए घरों के मलबे को हटाया जा रहा है। हमारे सीनियर एडिटर उमाशंकर सिंह बोरोद्यांका पहुंचे हैं, जहां से उन्होंने एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, आप भी देखिए। यूक्रेन का शहर बोरोद्यांका, जहां हम खड़े हैं अभी जिस मलबे पर,
वो कभी किसी का घर था, किसी का संसार था, लेकिन अब ये पूरी तरह से उजड़ चुका है, मलबे के ढेर में बदल चुका है। और यहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से इस युद्ध ने यहाँ जान माल का नुकसान किया है और किस तरीके से ये जो पूरा इलाका है वो एक तबाही का एक मंजर पेश करता है। कोई भी घर ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता जो जहाँ जले का निशान ना हो, जहाँ पे शेलिंग की वजह से जो क्षति है वो ना पहुँची हो। और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये भी एक कोई कमरा था कभी, जहाँ ये जो खिलौना है बच्चे का वो था। जाहिर सी बात है कि इस परिवार में बच्चे भी थे, बड़े भी थे, उनकी हालत क्या हुई, वो किस स्थिति में अभी हमें नहीं पता। जो यहाँ नज़र आ रहा है वो सिर्फ ये कि पूरा का पूरा संसार जो है लोगों का उजड़ चुका है। तबाही का आलम ऐसा है कि अब ये कब से फिर से पटरी पे यहाँ जीवन लौटेगा ये पता नहीं। ज़रूर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो क्रेन है वो काम कर रहा है, जो बुलडोज़र हैं वो मलबों को हटाने का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ की आबादी यहाँ से जा चुकी है। कुछ एक लोग ही यहाँ शहर में नज़र आते हैं और जो लोग यहाँ पे हैं उन तक राहत पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, खाना पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो लोग यहाँ से चले गए हैं वो या तो दूसरे शहर में गए हैं यूक्रेन के, या फिर यूक्रेन छोड़कर पोलैंड जैसे देश में चले गए हैं, जहाँ अपनी जान बचाकर वो वहाँ पे नए सिरे से एक जीवन की शुरुआत कर रहे होंगे। उनको कब लौटना होगा यहाँ पे, कब वो लौट पाएंगे ये कुछ नहीं पता। इतना ज़रूर है कि रूसी सैनिक यहाँ से लौटने के पहले इस पूरे इलाके में माइंस बिछा गए हैं। कहाँ किसके कदम पड़ेंगे और उसके बाद क्या होगा ये कुछ नहीं पता। तो आशंकाओं के बीच और इस तरह के डिवास्टेशन के बीच, इस तरह की तबाही के बीच जो है वो शहर फिर से पनपने की कोशिश कर रहा है। युद्ध की जो आशंका है या युद्ध का जो खतरा है अभी ख़त्म नहीं हुआ है। रूसी सैनिक बेशक यहाँ से चले गए हैं, लेकिन वो दूसरे इलाकों में कूच कर रहे हैं, डॉनबास के इलाके में कूच कर रहे हैं। मरियोपोल जैसे शहर को उन्होंने अभी भी अपने डोमिनेंस में रखा हुआ है। तो जहाँ से वो चले गए हैं और जिन इलाकों में अब यूक्रेन का दोबारा से एक दबदबा, एक कब्ज़ा दोबारा से हो गया है, वहाँ जिस तरह की स्थितियाँ और जिस तरह की कहानियाँ निकलकर सामने आ रही है वो एक भयावह मानवीय त्रासदी कहती है। और ये जो बोरोदेंका है उसी की एक बड़ी मिसाल है जहाँ से हम आपके लिए तस्वीर लेकर आ रहे हैं। और एक आखिरी बात कि क्योंकि ये इलाका था जहाँ पे बड़ी तादाद में रूसी सैनिक जो थे वो जमा थे, कीव में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं घुस पाए क्योंकि बहुत मजबूत जो टक्कर है उनको यूक्रेनी सेना की तरफ से मिली और वो यहीं से लौटने को या इन इलाकों से लौटने को मजबूर हुए। लेकिन जाते जाते जिस तरह की लड़ाई हुई उसमें अब जो बर्बादियों के निशान है उसको कवर करने के लिए देखिए दुनिया के पत्रकार भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं और वो अपने संस्थानों के ज़रिए, चैनलों के ज़रिए और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए इस तबाही के आलम को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। हम आपके लिए ये तस्वीर बोरोदेंका से लेकर आए हैं। अपने सहयोगी विष्णु सोम और कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। हम बोरोदेंका के स्थानीय निवासी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमारी मदद करेंगे चेक रिपब्लिक रेडियो के जो पत्रकार हैं वो। हम अंग्रेज़ी में सवाल पूछेंगे, वो उनको यूक्रेनी भाषा में बताएंगे और फिर वो जो बताएंगे वो हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे। आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम हिम दैट what he saw, how this all devastation happened. Okay. No, on спрашивает вас, что здесь случилось, что вы видел, как вы это переживал? Никому не желаю такого. И видеть, и переживать. Nobody should see it, what he seen. He can say more. You've seen it and he can say more. Just didn't wish anyone to see it. Okay, so what all he experienced when Rusi invaders came here and what all damage they did? How old? How all the damage, the kind of damage they have done. Okay, no on еще спросил еще раз, кто разбил эти здания, кто разбил эти дома, все здесь? Это ясно, россияне. It's clear, Russian. Who else? So he has lost his whole house also. And ваше здание еще стоит? Ваше здание? Мое здание вот стоит. This is his house. ये इनका घर है जो जिस तरह वो इशारा कर रहे हैं और वो डैमेज हो चुका है पूरी तरह. That has damaged completely. He is not residing there now.
Возможно, здесь есть жить или нет? Это разбитое все или как это выглядит? Сейчас жить невозможно. No way to live here inside. No way. All destroyed. No water, no gas, no electricity. Надо восстанавливать будет. They believe they will fix it one day. Okay, and he is blaming Putin directly for all this devastation. А где вы жили за время обстрелки? Был в доме? Да. The time of the war, he stay inside. Okay. Когда бомбили, был здесь. Да. On time of the shelling, he stay in the house. Okay. Thank you for your time. So, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से रूसी सेना ने, और इन्होंने बीच में नाम भी लिया, सीधे पुतिन पे निशाना साधा और कहा कि इस बर्बादी के जो जिम्मेदार हैं वो राष्ट्रपति पुतिन है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन है। और इन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो कुछ इन्होंने देखा वो नहीं चाहते कि जीवन में कोई और देखे, क्योंकि जिस तरह से बर्बादी यहाँ पर हुई है, इनका खुद का घर भी टूट गया है और वहाँ वो रह नहीं सकते। पीछे की जो इमारत है, जो बिल्डिंग है मल्टी स्टोरी, उसी में उनका फ्लैट है और वो वहाँ रह नहीं सकते, रहने के लिए कोई जगह नहीं, गैस नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालांकि यहाँ पे कोशिश ज़रूर की जा रही है रसद पहुँचाने की, और जो लेकिन मात्रा यहाँ पे पहुँच रही है, जितने लोग यहाँ पे रह गए हैं उनके लिए शायद अभी काफ़ी है, लेकिन जिनके घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जो शहर छोड़कर जा चुके हैं, पता नहीं कितना लंबा वक्त लगेगा उनको यहाँ लौटने में। बड़ौदा से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। रामनवमी पर पथराव के बीच आरोपियों पर चल रहे बुलडोजर के बीच एक खबर ऐसी आई है जो हैरान कर देने वाली है। मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़वानी जिले में रामनवमी जुलूस पर हुए पथराव के मामले में एक ऐसे शख्स पर FIR दर्ज कर दिया है जो पहले से ही जेल में है। उसका नाम है शाहबाज 11 मार्च से आपसी झगड़े के एक मामले में जेल में बंद है और पुलिस ने रामनवमी के दिन हुए हंगामे के मामले में जो केस दर्ज किया उसमें उसका भी नाम डाला है। यही नहीं, पुलिस ने शाहबाज को आरोपी बनाकर उसके घर पर बुलडोजर भी चला दिया। अब शाहबाज का परिवार बेघर है, मां परेशान है, उनकी कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। किस आरोप में अभी FIR हुई आपको लोगों को मालूम है? हाँ, शाहबाज पे यह है कि आगजनी करी है और पथराव किए हैं। तो आप लोगों ने किसी पुलिस अधिकारी को बताया नहीं कि वो जेल में है? बताया था, लेकिन हमारी कोई सुनने को तैयार ही नहीं। हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि हमारा बच्चा जेल में है, लेकिन कोई हमारी कोई सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा था। हम लोग इतने परेशान हो गए थे, हम लोगों ने हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी कि भाई हम लोग नहीं लड़ाई झगड़े में, हमारा बच्चा घर में काम कर रहा था, वो बच्चे को घर में से लेके गए, उसका तो कोई नाम ही नहीं था छोटे बच्चे का, उसको भी घर में से उठा के ले गए। जब दोनों बच्चे अंदर थे तो फिर ये हमारे घर पे क्यों इन्होंने ये करा, घर तोड़ा हमारा। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। अनुराग, बताइए इस मामले के बारे में और क्या तर्क अब इसको लेकर दिया जा रहा है? ताबिश, 3 आरोपी थे सेंधवा में, शाहबाज, फकरू और रऊफ। ये दरअसल तीनों 5 मार्च से जेल में 5 मार्च को इनके खिलाफ एक मामला दर्ज कराया था इनके एक पड़ोसी सिकंदर अली ने, कि इनके पैर में, सिकंदर अली के पैर में गोली मारी गई, जिसके बाद 11 मार्च को वहां के खुद SP ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उसी दिन से ये तीनों जेल में बंद हैं। अब 10 अप्रैल यानी लगभग 1 महीने बाद जब रामनवमी के जुलूस के बाद शहर में दंगे हुए, तो एक शख्स ने एक FIR दर्ज कराई कि इनके एक्टिवा स्कूटर पर आग लगा दी गई है और उस FIR में इन तीनों के नाम, शाहबाज, फकरू और रऊफ के नाम आरोपियों के तौर पे दर्ज किए गए, जो कि पहले से ही जेल में बंद है। और उनकी मां सगीना का कहना है कि अगले दिन पुलिस और प्रशासन आकर उनके एक घर के हिस्से को अवैध बोलकर ढहा दिया गया, जबकि उनकी मां हाथ जोड़कर कहती रही कि मेरा बेटा पहले से जेल में बंद है। उनके छोटे बेटे को भी पुलिस स्टेशन में ले जाया गया और जब इस मामले में वहां के SDOP मनोहर सिंह से बात की गई तो उनका कहना है कि वो जेल अधीक्षक से जानकारी लेंगे, पूछेंगे कि वो तीनों कहाँ है या उन तीनों की क्या स्थिति है। तो अपने आप में एक बड़ा अजीब सा मामला है, क्योंकि लगभग 14 FIR बड़वानी और सेंधवा में दर्ज हुए हैं रामनवमी के जुलूस के बाद जो दंगे भड़के हैं, और ज्यादातर मुस्लिमों के खिलाफ ही हुए हैं। लेकिन ये 3 आरोपी तो पहले से 1 महीने पहले से ही जेल में बंद है, तो ये कैसे बाहर आकर इन्होंने किसी स्कूटर को आग लगाई और पुलिस ने कैसे इनको नामजद कर लिया, ये अपने आप में बड़े एक अचरज वाली बात है। ताबिश,
शुक्रिया अनुराग आपका सब जानकारी के लिए। तो ये जो मामला है ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि कैसे जो आरोपी पहले से जेल में बंद हैं उनके ऊपर जो है एफआईआर यहाँ पर दर्ज कर दी गई है, और ये 1 महीने बाद जो है 1 महीने पहले से ही जेल में ये बंद है। आपको बता दें ये जो मामला है रामनवमी पर पथराव के बीच जो वहाँ पर तनाव हुआ था उसके बाद ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसमें ये मामला भी सामने आया है। उधर मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दौरान भड़की हिंसा में कई लोगों के घर जला दिए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन लोगों के घर जले हैं उन्हें सरकार फिर से बनवाएगी, और साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने घर जलाए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। खरगोन में गरीबों के घर जल गए भाई, अनुसूचित जाति के लोग भी थे, छोटे छोटे मकान, घर जला दिए। अब बताइए ऐसे लोग जिन्हें घर जलाए उन पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घर जलाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जिनके घर जले वो चिंता नहीं करें, मामा फिर से घर बनवाएगा, फिर से खड़ा करेंगे, हम चिंता नहीं करें। अभी तो हम करेंगे, लेकिन बाद में जिनने जलाए हैं उनसे ही वसूल करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खरगोन में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने पर सवाल उठाए हैं। आप बताइए किसने अधिकार दिया आपको? ये अधिकार तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होता है कि आप बिना कोई तफ्तीश के, बिना किसी को दोषी ठहराए हुए आप जाके किसी का मकान तोड़ दो। आप बताइए क्या बीतती होगी जो निर्दोष भी है उसके अंदर। एक तरफ हमें कहते हो करौली के अंदर निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, और एक तरफ क्या वो निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या राजस्थान सरकार जाके उनके मकान को, क्योंकि अरेस्ट हो गए हैं, उनके मकान को बुलडोजर चला दो उस पर। मध्य प्रदेश के खरगोन में आज भी 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। यह छूट सुबह 10 बजे से 12 बजे तक के लिए होगी। इस दौरान सिर्फ महिलाओं को घर से बाहर निकलने की इजाजत होगी। इस दौरान किराने, सब्जी, मेडिकल की दुकानें भी जो है वो सिर्फ खुली रहेंगी। गाड़ियों के इस्तेमाल की भी इजाजत सिर्फ स्वास्थ्य की आपात स्थिति में होगी। इससे पहले कल भी 2 घंटे की छूट दी गई थी। रामनवमी के दिन खरगोन में हिंसा हुई थी, जिसके बाद से यहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। और खबर राजस्थान से, यहां पर करौली हिंसा के बाद तेज हुई सियासत के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इंसानियत के लिए मिसाल है। करौली में हिंसा के बीच मधुलिका सिंह नाम की एक महिला ने दंगाइयों का बेखौफ होकर सामना किया और अपने घर में 15 ऐसे लोगों को पनाह दी और उनकी सुरक्षा भी की जो दूसरे धर्म के थे और दंगाइयों के शिकार हो सकते थे। क्या है पूरी कहानी, आप भी देखिए। मधुलिका जादौन करौली के सांप्रदायिक तनाव के बीच में एक इंसानियत की मिसाल है। एक अकेली महिला जिन्होंने दंगाइयों का सामना करते हुए 15 लोगों की जानें बचाईं। मधुलिका का इस बाजार में कपड़े की दुकान है। 2 अप्रैल का जुलूस जिससे दंगा भड़का इस बाजार से गुजर रहा था। जब मधुलिका ने तोड़फोड़ और दंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने देखा कि लोग दुकानें बंद करके भाग रहे हैं, लेकिन सामने से उग्र भीड़ आ रही थी। ऐसे में मधुलिका डरी नहीं, दंगे में फंसे लोगों को अंदर बुला के अपने घर में शरण दी। भागदौड़ हुई थी, उसके लिए सारे दुकान वाले घबरा गए थे और घबरा के उन्होंने अपनी शटर डाउन की। तो मैंने उन लोगों को ऊपर कमरे में बुला दिया। मैंने कहा आप लोग यहाँ बैठ जाओ, और जो मेन गेट है वहाँ बाहर का वो मैंने लॉक कर दिया था। इंसानियत के नाते से मैंने उन लोगों को बचाया था। अफरा तफरी का माहौल था। भीड़ दुकानों में तोड़फोड़ कर रही थी और आग भी लगा रही थी। मधुलिका और उनके भाई संजय ने 15 से ज्यादा लोगों को पनाह दी। लगभग 16-17 आदमी होंगे, जिनमें लगभग ये मान लो 12-13 आदमी तो मोमडन समुदाय से थे और 3-4 अपने हिंदू समाज से थे। तो वो लोग, मैंने उनको कहा कि आप लोग घबराएं ना, आराम से बैठें, आप लोग सुरक्षित हैं। आसपास के दुकानों में आग लग रही थी। मॉल में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मिथिलेश सोनी ने 3 महिलाओं के साथ मिलकर बाल्टियों से आग बुझाने की कोशिश की। उन्होंने ये नहीं पूछा कि दुकान किसकी है, उसका धर्म क्या है।
हमने उन बच्चों को, जो मोमडन बच्चे थे, उनको नहीं निकलने दिया, क्योंकि बाहर से डंडों के साथ लड़के भाग रहे थे। फिर हम देखते हैं कि एकदम से हमें ऐसा लगा कि इधर की तरफ से आग आ रही है। हम ऊपर देखने गए थे, तो वहाँ जाके फिर हमने पानी डालने की कोशिश कैसे करें, बोरिंग वगैरह का तो वो पाइप तो था नहीं, हमने बाल्टी टंकियों में से भर भर के बाल्टियों से ऊपर से पानी डाला। करौली की इस मुख्य बाजार में सालों से दोनों संप्रदाय के लोग अपना धंधा करते आए हैं। जिन मुस्लिम समुदाय के लोगों की जानें मधुलिका और संजय ने बचाई, वो कहते हैं जिंदगी भर एहसान रहेगा। बाहर भगदौड़ मच रही थी, मतलब पत्थरबाजी हो रही थी, मैं डंडे वंडे लेके घूम रहे थे या छोड़े छपाड़े, मतलब ये फिर वहाँ पे कुछ हम दीदी थी मॉल मालिक, उन्हें हमारे लिए बुलाया, कोई टेंशन आपके लिए परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल मैं हूँ आपके लिए। फिर ये दीदी ने ये बोला था कोई टेंशन है, आप दीदी नीचे खड़ी रही, हमारे चक्कर में 4 घंटे नीचे खड़ी रही, वो मतलब ऊपर आने दिया नहीं, बंदे खड़े थे बाहर, बंदे बोल रहे गेट खोलने की बोल रहे थे। करौली में 2 अप्रैल के दिन हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में एक जुलूस निकल रहा था, जिसपे पत्थरबाजी हुई, जिसके चलते दंगा भड़क गया। ये अब एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं वो शांति और सद्भाव से जीना चाहते हैं। हमारे बाजार में हर जाति और हर वर्ग का व्यापारी है, जिसने निम्न से निम्न स्तर का जूते बनाने वाला, और करीब 50 दुकान मुसलमान भाइयों की हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं कभी नहीं रही कि आपसी भाईचारे में दरार पड़े। इस सब का लिए सबको दुख है। हम सब व्यापारी भाई यही चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और आपसी भाईचारे का माहौल फिर दोबारा स्थापित हो। भाईचारा और सद्भाव, लोगों की ये भी गुहार है। शायद राजनीति से दूर हटकर इन पे भी गौर किया जाना चाहिए। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे कर्नाटक के पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा आखिरकार इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो शुक्रवार को बेंगलुरु पहुंचकर इस्तीफा दे देंगे। उन पर एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। उस कॉन्ट्रैक्टर ने उन पर खुदकुशी से पहले भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया था। करीब 2 दिन तक इस्तीफा न देने पर अड़े रहे पंचायती राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा को आखिरकार इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा। आज मैं मुख्यमंत्री से और हमारा बहुत परिवार के नेताओं से सबसे मैं बातचीत किया है। उन सबको कोई भी तकलीफ मत आना, इसलिए मैं आज मुंबई के पास बातचीत किया है। कल शाम वो वापस बेंगलोर आएगा, उस समय में मैं मेरा मंत्री स्थान को इस्तीफा देने के लिए डिसीजन लिया है, उनको भी बोला है। इसके साथ ही ईश्वरप्पा के समर्थक सड़क पर आ गए। कांग्रेस नेताओं के पोस्टर पर हमला बोलकर भड़ास निकाली। हालांकि ईश्वरप्पा ने कहा कि पार्टी को शर्मिंदगी से बचाने के लिए वो इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन उन पर दबाव इसलिए भी बढ़ा था क्योंकि कर्नाटक में शनिवार से राज्य कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। ईश्वरप्पा के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल सड़कों पर पहले से ही हैं। हम 24 घंटे के धरने पर बैठे हैं। ईश्वरप्पा को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। 16 तारीख से हम सभी जिलों में प्रदर्शन करेंगे। ईश्वरप्पा को एक कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल ने अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था, इस आरोप के साथ कि 4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उसने पूरा किया और जब पैसे मांगे तो ईश्वरप्पा और उनके सहयोगियों ने 40% कमीशन मांगा। खुदकुशी के लिए संतोष को उकसाने के आरोप के साथ ईश्वरप्पा पर एफआईआर दर्ज की गई है उनके 3 और सहयोगियों के साथ। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन कॉन्ट्रैक्टर संतोष के साथ खड़ा है और एसोसिएशन ने कई और मंत्रालयों में भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगाया है। बीजेपी की एक और मुश्किल है, जो आरोप ईश्वरप्पा पर लग रहे हैं 40% कमीशन का, ऐसे ही आरोप कई दूसरे मंत्रालयों पर भी लग रहे हैं। ऐसे में फिलहाल पार्टी डैमेज कंट्रोल मोड पर है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।
कर्नाटक सरकार के मंत्री ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में धरना जारी है। कल भी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेसी विधायक धरना देते रहे। और अब बात कोरोना की करते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। कल यहां पर 325 नए कोरोना के मामले आए। हालांकि राहत की बात यह रही कि यहां कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। फिलहाल दिल्ली में संक्रमण दर 2.39 पर है और 3 मार्च के बाद यानी 40 दिन बाद दिल्ली में कल कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने डीडीएमए की बैठक बुलाई है और ये बैठक 20 अप्रैल को होगी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि स्कूलों में कोरोना का कोई भी केस आते ही तत्काल शिक्षा निदेशालय को सूचित कर स्कूल को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए। साथ ही कहा गया है कि सभी मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को सैनिटाइज किया जाए और बच्चों को और कर्मचारियों को कोरोना को लेकर जागरूक किया जाए। तो कहीं से भी हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ने। और अब वक्त है 5 बड़ी खबरों के बारे में बात करने का। आज की टॉप 5 न्यूज आपको बताते हैं, जिन पर आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर जाकर। तो आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले कर्नाटक के मंत्री हैं ईश्वरप्पा, वो अब झुकते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार आज अपना इस्तीफा देने को वो राजी हुए हैं। उधर किसानों के लिए राहत की खबर है कि इस साल सामान्य मानसून जो है वो रह सकता है। और रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई में ये खबर आई कि काला सागर में रूस का एक युद्धपोत मॉस्कोवा जो है वो डूबा है। हालांकि इसको लेकर रूस और यूक्रेन अलग अलग दावे कर रहे हैं। उधर 43 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीदने की पेशकश एलन मस्क की तरफ से की गई है और एक दूजे के हुए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट।